अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा चैप्टर सॉरी। और इसका नाम है ड्रग अफेक्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, मतलब इसमें हम वो ड्रग्स पढ़ते हैं जो ज़्यादातर हमारे जीआई ट्रैक पे इफ़ेक्ट करते हैं। और हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें जितने भी मसले आते हैं उसके लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो सारी ड्रग्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ड्रग आता है वो है एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स क्या है? आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट और कंट्रोल द वोमिटिंग और नोज़िया। मतलब वो वोमिटिंग जो आप वो ड्रग जो आप वोमिटिंग या फिर नोज़िया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। मतलब किसी बंदे को बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह हो रही है तो आप उसको वो ड्रग्स दे सकते हो ताकि उसका जो वोमिटिंग है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, इसके फिर आपको ड्रग क्लास और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, इससे अच्छे खासे एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आप फाइनल के पेपर के लिए पढ़ते हैं तो किसी भी ड्रग का क्लास और उसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं कम से कम ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि इसमें एंटी कोलिनर्जिक्स है, ठीक है, तो इसमें डाइक्लोमाइन आता है जिसको हम डाइक्लो का इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, या हायोसिन आता है। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं और इनके भी आपको ड्रग क्लास भी बताए गए हैं और नाम भी बताए गए हैं, तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ आपने बस देखना है। आगे चलते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये जो एंटीमेटिक्स है ये किस तरह काम करते हैं। 5-HT3 एंटागोनिस्ट दे ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर इन CNS। मतलब सेरोटोनिन जो रिसेप्टर है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके वो ब्लॉक करते हैं इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सो दे कैन बी यूज टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग। मतलब सेरोटोनिन जो रिसेप्टर है वो जाके ब्लॉक करते हैं और फिर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जाके पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले अगर आप देते हो तो जो मरीज़ है फिर उसका कंट्रोल लॉस हो जाता है, तो वो फिर उसके मुंह से वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब किसी भी सर्जरी के बाद जो है वोमिटिंग वगैरह जो किसी भी कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट हो सकता है, आपने मेडिसिन ज़्यादा ले ली उसकी वजह से अगर कोई भी नोज़िया या वोमिटिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोकाइनेटिक इफ़ेक्ट आप इसका कैसे देखेंगे? दे ब्लॉक द डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, आल्सो दे प्रोमोट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ये कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसका मोशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, मोटिलिटी में इजाफ़ा कर देता है। ठीक है, एंड क्विकन गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है मतलब आपका ट्रैक जो है जल्दी से जल्दी खाली कर देता है। एंटी हिस्टामिन क्या है? दे ब्लॉक द हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड दे एक्ट बाय एन इफेक्ट ऑन वोमिटिंग सेंटर बाय प्रोड्यूसिंग सेडेशन। और ये क्या करते हैं कि एंटी हिस्टामिन जो है आपके हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ब्लॉक कर देते हैं एंड दे एक्ट बाय एन इफेक्ट, और वोमिटिंग सेंटर जो है आपका वो एक्टिवेट कर देते हैं, सेडेशन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये आपके हिस्टामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस पे वो ब्लॉक करते हैं और आपके वोमिटिंग सेंटर पे जाके एक्ट करता है और उसकी वजह से सेडेशन प्रोड्यूस होता है। सेडेशन का मतलब है कि आपको आराम मिलता है या फिर आप जो है वो इस ड्रग के लेने के बाद आप जो है वो एनेस्थीसिया वाले मूड में बंदा चला जाता है। मतलब आपको नींद आनी शुरू हो जाती है या आप स्लीपी फील करते हो। एंटी कोलिनर्जिक्स क्या है? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करते हैं इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एसिटाइल कोलिन जो है ये एक हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जो कि इंफॉर्मेशन को लेने और वापस आने में जो है वो हेल्प करते हैं। इसके भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स वही दिए गए हैं कि कितने मिलीग्राम है, क्या क्या नाम है, वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है, उसके डोजेज़ भी बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने देखने हैं।
इंडिकेशन मतलब आप किस किस को एंटीमेटिक जो ड्रग्स है ये आप दे सकते हो। एंटागोनिस्ट आर यूज एंड मैनेजमेंट, वही कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो आप उसको दे सकते हो। हाइड्रामाइन इज़ यूज फॉर मोशन सिकनेस, मतलब मोशन सिकनेस में भी आप देख सकते हो कि आपको जो है चीज़ें सही तरीके से अगर फील हो रही है, या फिर आपको मोशन सिकनेस में आप क्या करते हो कि जब आप बहुत ज़्यादा मूव करते हो, या आप फ़र्ज़ करो गाड़ी में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, उस दौरान आपको जो है उल्टी वगैरह आती है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये हाइड्रामाइन ले सकते हो। या फिर मॉर्निंग सिकनेस जो है ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, उनको जो है वोमिटिंग होती है, तो उनके लिए भी आप ये ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हो। मेटाक्लोरोपमाइड जो है इज़ यूज़ फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये भी आप गैस्ट्रिक एम्पटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अगर आपने यूज़ एम्प्टी करना है, ठीक है, और स्पेशली उन पेशेंट में जो ट्यूब फीडिंग पे होते हैं, मतलब वो मुंह से खाना नहीं खा सकते, उनके लिए कुछ ट्यूब वगैरह लगा हुआ है, तो उनको आप ये ड्रग देते हो। एंटीकोलिनर्जिक सच एज हायोसिन डाइक्लोमाइन आर यूजफुल एंड ट्रेवल सिकनेस, ये जो हायोसिन या डाइक्लो वगैरह होते हैं आप ट्रेवल सिकनेस में जो है यूज़ कर सकते हो, मतलब गाड़ी वगैरह में आपको उल्टी वगैरह होती है तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। कांट्रा इंडिकेशन में क्या आता है कि मतलब आप किन किन को नहीं दे सकते, ये क्या लिखा हुआ है, डाइफेनहाइड्रामाइन इज कांट्रा इंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको नहीं दे सकते, या फिर जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से गुज़रते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा, उनको नहीं दे सकते, ठीक है। ड्रग के नाम भी आपको बताए गए हैं कि कौन सा ड्रग आप नहीं दे सकते। और कॉशियसली एंड रिड्यूस डोज एंड रेनल इम्पेयरमेंट, अगर किसी को रेनल मसला है, मतलब गुर्दों का मसला है, तो आप उनको बहुत एहतियात से देंगे ये ड्रग, या फिर आप बहुत ज़्यादा कम देंगे, ठीक है, रिड्यूस डोज देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कम डोज में आप देंगे जो किडनी पेशेंट्स होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, मतलब इस ड्रग की वजह से आपको क्या क्या मसले आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा लेते हैं, या अगर आपके ऊपर ये रिएक्शन करते हैं। हाइपोटेंशन में आप मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है लो हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकती है, आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, विजन में आपका मसला आ सकता है, ठीक है। पेन एंड आईएम इंजेक्शन साइट, मतलब अगर आप कोई इंजेक्शन लगाते हो, कोई भी आईएम इंजेक्शन लगाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, ठीक है। ड्राउजीनेस मतलब चक्कर वगैरह आ सकता है, या फिर आपको रेक्टल इरिटेशन हो सकती है, और इसके साथ साथ फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन, वही जो है विजन वाली बात आती है कि आपको ब्लरी विजन होगा, या फिर आप चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं देख पाओगे। ड्रग इंटरेक्शन जो है, यूज़ एंटीहिस्टामिन अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स इंक्लूडिंग ओपॉइड, मतलब एंटीहिस्टामिन आप किसी भी नशे वाली ओपॉइड जो है ज़्यादातर हम नशे में इस्तेमाल करते हैं, या सेडेटिव जो होते हैं उनके साथ आप दे सकते हो, ठीक है। हाइप्नोटिक ड्रग कॉजेज एडेटिव सीएनएस डिप्रेशन, हाइप्नोटिक ड्रग आप अगर आप देते हो तो ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस कर देते हैं, मतलब उसको हम क्या कहते हैं कि स्लीपी मूड में लेके जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम थोड़े टाइम के लिए वो डिप्रेस होता है, फिर एक्टिव ज़्यादा नहीं रहता। अच्छा, मीटोक्लोप्रोमाइड जो है ये क्या काम करते हैं, इज़ यूज फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग। मेटाक्लोप्रोमाइड जो है ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को अल्टर कर देता है, मतलब या इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और इसमें जो आप जीआई एब्जॉर्प्शन के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हो वो भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि सेलिसलाइटस दिए बताया गया है, लिवोडोपा है, और डाइजेपम में क्या लिखा हुआ है पता नहीं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो ये ड्रग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो जीआई मोटिलिटी के लिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब आपने क्या क्या देखना है, आपने जो है मरीज़ को देखना है कि उसको अगर नोज़िया या वोमिटिंग हो रही है तो आपने ये ड्रग देने हैं, उसको बताना है कि अल्कोहल नहीं वो कंज्यूम करे, ठीक है, ड्रग लेने के टाइम। या फिर आपने मेटाक्लोप्रोमाइड डोज अगर 50% आप दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी रिकमेंडेड है, बताया गया है,
और उस बंदे का क्रेटिनिन जो क्लियरेंस है वो 40 ml पर मिनट से कम है, ठीक है, मतलब ये बहुत डीप जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने फिर जो है उसका डोज कम कर देना है, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक ओरल एंटीमेटिक्स 1 आवर बिफोर एक्सपोजर टू कंडीशन काजिंग मोशन। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कहीं जा रहा हूँ या कहीं सफ़र पे जा रहा हूँ, तो आपने उससे 1 घंटा पहले ये ड्रग्स लेने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ सफ़र पे, मुझे उल्टी होगी या वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, तो उस आपने तकरीबन 1 घंटा पहले ये जो ड्रग्स है ये ओरली आपने लेने हैं। अच्छा जी, इसके बाद है एमेटिक्स। एमेटिक्स आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस वोमिटिंग। अब ये एंटी एमेटिक्स के जो है अपोजिट काम करते हैं। एंटी एमेटिक्स में हमने पढ़ा कि वो नाजिया या वोमिटिंग को जो है वो क्या करता है कि फॉरबेट करता है, मना करता है, और एमेटिक्स में आप इसको प्रोड्यूस करते हो। वोमिटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए आप जो ड्रग्स यूज़ करते हो उसको हम एमेटिक्स कहते हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या है? स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड गैस्ट्रोम्यूकोसा। आपका जो गैस्ट्रोम्यूकोसा लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, उसको ये स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से जो है वोमिटिंग इंड्यूस होती है, मतलब वोमिटिंग हो जाती है। इसके भी आपको ड्रग्स बताए गए हैं, डोजेस बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स है, जिसमें कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप कब देंगे, मतलब इंडिकेशन क्या क्या है, कब कब आप दे सकते हैं किसी को जो है वोमिटिंग करवानी हो, किसी ने कोई पॉइज़न वगैरह खाया है, ठीक है, और वो आपने निकालना है बाहर, तो उसके लिए आप ये ड्रग दे सकते हो। या फिर कोई बहुत ज़्यादा ओवरडोज ड्रग किसी ने ली है, बहुत ज़्यादा ड्रग ली है, ठीक है, खाई है, तो फिर आप उसको वापस निकालने के लिए आप ये ड्रग देते हो, ताकि उसको वोमिट इंड्यूस हो, और वोमिट में वो उसने भी मतलब जितन जो भी चीज़ उसने खाया हो वो बाहर निकल आएगा। कंट्राइंडिकेशन में मतलब किन किन चीज़ों में आप नहीं दे सकते, किन हालत में। इसमें हिस्ट्री ऑफ सीजर, मतलब अगर आपको मसल की कोई बीमारी है, आपके मसल जो है वो स्पेज़म में चले जाते हैं, आपके मसल जाम होते हैं, ठीक है, या फिर सिमी कोमाटोज, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट। सिमी कोमा का मतलब वर्ड तो सुना होगा कि मरीज़ जो है या फिर बेहोश है, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनको आप ये नहीं देंगे। इंजेस्टिक कॉस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर मरीज़ या जो है नशा करता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे बॉडी को ख़तरा हो, तो उनको भी आप ये एमेटिक वाले ड्रग्स नहीं दे सकते। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है कि एरिथमाइस हो सकता है। एरिथमाइस मतलब आपको हार्ट की कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियोटॉक्सिसिटी, वही हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। डायरिया हो सकता है, ड्राउजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है। ड्रग इंटरेक्शन क्या है? एमेटिक रिड्यूस देयर इफेक्ट व्हेन यूज्ड विद एक्टिवेटेड कैराकोल, ठीक है। जब आप इसको इस दूसरे वाले ड्रग के साथ इस्तेमाल करते हो तो ये अपना इफेक्ट कम कर देती है। एमेटिक्स रिड्यूस देयर इफेक्ट व्हेन यूज विद एक्टिवेटेड चार, मतलब ये क्या करते हैं कि जब आप इसको चारकोल के साथ देते हो तो ये अपना इफेक्ट यूज़ करते हैं। अब एमेटिक्स तो हमें पता है कि वोमिटिंग इंड्यूस कराने वाली ड्रग्स है। चारकोल जो है ये पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये ड्रग। मतलब अगर कोई बंदा है उसने कोई भी पॉइजन वगैरह खा लिया है तो आप उसको एमेटिक्स के साथ चारकोल दोगे तो फिर वो उसका पॉइजनिंग आप ट्रीट कर सकते हो। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अब क्या आते हैं कि मरीज़ का कॉन्शियस लेवल देखोगे कि कितना वो होश में है। अगर वो प्रॉपर सही है होश में तो फिर आप उसको ये ड्रग दे सकते हो। फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन आप आई पी सेक सिरप with 1 or 2 passes of tepid or other clear liquid. Obtain a history to find out causative substances to determine possible antidotes. We should know that lavage is necessary. If second dose not produce vomiting, IEP-SEC may be cardiotoxic if absorbed.
कुल मिला के इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी को जो है पॉइजनिंग हुआ है, आपने उसको आईपीसेक सिरप दे दी पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए, तो आप उसको सिर्फ वही सिरप नहीं दोगे जो आईपीसेक है, आप उसके साथ साथ लवाज भी दोगे जो एनएस है या जो भी है, जिसके ज़रिए आप इन स्टमक से जो है वो चीज़ें वापस रीएब्जॉर्ब करते हो। अगर आप लवाज नहीं देते हो, जो वाटर है या जो भी चीज़ जिसके ज़रिए आप चीज़ें निकालते हो स्टमक से, ठीक है, तो ये जो आईपीसेक सिरप है ये आपके खून में एब्जॉर्ब हो सकता है और आपके हार्ट तक पहुंच सकता है, जो कि आपके लिए कार्डियोटॉक्सिक जो है वो प्रूव साबित हो सकता है। तो मतलब सिर्फ आपने आईपीसेक सिरप नहीं देना है, इसके साथ साथ आपने लवाज भी देना है। इसके अलावा आते हैं लेग्जेटिव्स पे, या फिर रेगेटिव्स भी कहते हैं। लेग्जेटिव क्या करते हैं कि कंस्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी बंदे को बहुत टाइम से कंस्टिपेशन है या उसको बाउल मूवमेंट्स नहीं हो रही, मसला हो रहा है, तो उसके लिए हम लेग्जेटिव्स इस्तेमाल करते हैं जो बाउल मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं और हमारा जो कंस्टिपेशन होती है उसको स्मूथ बनाती है और कंस्टिपेशन ख़त्म कर देती है। एवाक्यूएशन ऑफ बाउल्स करते हैं, मतलब बाउल को बाहर की तरफ निकालते हैं, प्रॉपर एवाक्यूएशन ऑफ बाउल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑस्मोटिक लेग्जेटिव। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव क्या करते हैं कि आपके बॉडी से जितना भी वाटर है वो इंटेस्टाइन में लेके आते हैं। इंटेस्टाइन में जब वो आते हैं तो इंटेस्टाइन में वाटर का जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है और इसी तरह आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी के साथ थ्रू जो है पेरिस्टालसिस उसमें हो जाता है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाता है। जब उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो आपके जो फीसेस है, स्टूल है, वो आसानी से निकल जाते हैं और आपका जो कंस्टिपेशन है वो ब्रेक हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा लुब्रिकेंट लेग्जेटिव भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी वही काम करते हैं। लुब्रिकेंट वैसे हम लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जगह को आप लुब्रिकेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लुब्रिकेंट लेग्जेटिव जो है ये भी वही काम करते हैं कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है उसको सॉफ्ट बनाते हैं और इसी तरह आपके इंटेस्टाइन से जो है कंस्टिपेशन ख़त्म हो जाता है। स्टूल सॉफ्टनर भी आप अलाउ करते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, और उसमें क्या होता है कि वही सेम बात है कि फ्लूइड रिटेंशन करता है आपके इंटेस्टाइन में और कंस्टिपेशन को ख़त्म कर देता है। इसमें भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स बताए गए हैं जो कि बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स है, ज़्यादातर इसमें लुब्रिकेंट लेग्जेटिव इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी है। तो ये ड्रग्स और उसके आपके डोजेस बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। इंडिकेशन क्या क्या है इसके कि मतलब किन किन पेशेंट को आप लेग्जेटिव्स दे सकते हो। ज़ाहिरी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्टिपेशन वाले को देंगे, या फिर अगर किसी को बाउल मसला है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के लिए अगर दे सकते हो, ठीक है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर अगर किसी का हो रहा है तो उससे पहले आप उसको लेग्जेटिव दोगे ताकि उसका इंटेस्टाइन खाली हो और जो फिर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होना है वो आसानी के साथ हो सके। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कंस्टिपेशन कॉज हाई डोज ऑफ ओपॉइड यूज़, मतलब कंस्टिपेशन के लिए वही बात, ऑस्मोटिक लेग्जेटिव आर यूज फॉर रैपिड एवाकुएशन। वही कुल मिला के जो है कंस्टिपेशन पे आके बात रुक जाती है कि जिस भी बंदे को कंस्टिपेशन है उसको आप लेग्जेटिव दे सकते हो, या फिर अगर किसी की जो है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होनी है तो फिर आप उसको ये ड्रग दे सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस को नहीं दे सकते। पैरासाइट्स वाले पेशेंट को आप नहीं दे सकते जो पैरासाइट्स के बीमारी से गुजर रहे हो, ठीक है, या फिर वो जो सीवियर एब्डोमिनल पेन हो जिसको, ठीक है, अगर किसी बंदे के पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है तो फिर आप उसको लेग्जेटिव नहीं दोगे। अच्छा, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं लेग्जेटिव्स के कि आपको जीआई ट्रैक में इरिटेशन हो, आप अच्छा नहीं फील करेंगे, रेक्टल बर्निंग हो सकती है, रेक्टल पे जो है आपको जलन वगैरह महसूस होगी। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव में काज डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पूरे बॉडी से ये वाटर रिटेंशन करती है और वाटर आपके इंटेस्टाइन में आती है, तो बाकी बॉडी में फिर आपके जो है वाटर की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो सकती है। लॉन्ग टर्म यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ लेक्सेटिव में काज परमानेंट लॉस ऑफ कोलोनिक मोटिलिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके जो कोलोन है इंटेस्टाइन के, उनके मोटिलिटी में बहुत ज़्यादा मसले आ सकते हैं। लेक्सेटिव डिपेंडेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बॉडी में उसमें इम्बेलेंस आ सकता है, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो सकती है, मतलब अगर जो भी आप खाते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा जल्दी से हज़म होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी आपका स्टूल पास होगा, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी आपकी फूड से। बेल्चिंग, बेल्चिंग मतलब जो डकारे वगैरह होती है, आपको डकारे बहुत ज़्यादा आएंगी। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। लेक्सेटिव इंटरेक्शन पढ़ते हैं। लेक्सेटिव डिक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम एंड रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। मतलब ये आपके इंटेस्टाइन का जो टाइम होता है, जिसमें आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है, आपका आपने जो भी खाना खाया उससे एब्जॉर्प्शन होती है, आपको एनर्जी मिलती है, तो वो टाइम जो है वो कम हो जाएगा। आपको जो है अपने खुराक से, अपने खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी से जो है वो स्टूल में कन्वर्ट होगा, पास होगा। और ओरली भी आप कुछ नहीं ले पाएंगे ज़्यादातर, मतलब आप ओरली जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा कम लेंगे। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें क्या है, मतलब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है एज अ नर्स। अगर आपके पास लेक्सेटिव का कोई पेशेंट आता है, एब्डोमिनल पेन देखना है, डिस्टेंशन, नोज़िया, वोमिटिंग, बाउल साउंड देखना है। मॉनिटर द पेशेंट फॉर फ्लूइड, वही बात है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है या फिर सही है। इवालुएट स्टूल्स फॉर फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी, कि मतलब स्टूल की फ्रीक्वेंसी क्या है, दिन में कितनी मरतबा जाता है, और कंसिस्टेंट है, मतलब कंस्टिपेशन उसको है या फिर डायरिया है, किस कंप्लेन के साथ आया है। मिक्स बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स एंड फुल ऑफ ग्लास ऑफ वाटर और जूस। अगर आप उसको वो देते हैं लेक्सेटिव जो बल्क फॉर्मिंग होते हैं, जिसको हम आम तौर पर वो कहते हैं एस्पेगोल कहते हैं, अगर आप उसको देते हैं मरीज़ को, तो आप या फिर वाटर में देंगे मिला के, या फिर आप किसी भी जूस में मिला के उसको देंगे, ठीक है, तो वो मतलब इस तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद है एंटा एसिड्स। तो इसके नाम से पता चलता है एसिड तो हम एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एंटा का वर्ड जो है इसके अगेंस्ट के मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। तो एंटा एसिड्स का मतलब कि एसिडिटी के ख़िलाफ़ आप जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हो वो आप उसको एंटा एसिड कहते हैं। दे एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, मतलब स्टमक में जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटा एसिड्स। इसका मेकेनिज़्म क्या है कि दे अचीव देयर इफेक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड, मतलब एंटा एसिड जब आप देते हो किसी भी मरीज़ को, तो ये स्टमक में जाके गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, एसिड की जो सिक्रीशन होती है उसको बंद कर देते हैं, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है, जो फर्स्ट लेयर है स्टमक का, उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब एसिड के इफ़ेक्ट से उसको बचाता है। अगर एसिड का इफ़ेक्ट उस लेयर पे होगा तो ज़ाहिरी बात है लेयर ख़राब होगा, ठीक है, तो इसलिए हम एंटा एसिड लेते हैं ताकि वो जो है उस लेयर को डैमेज ना कर सके एसिड जो है। इसके भी आपको ड्रग्स दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसके ड्रग्स हैं, और डोजेस भी आपको बताए गए हैं। इंडिकेशन कब कब आप दे सकते हो, इनडाइजेशन में आप दे सकते हो, अगर किसी मरीज़ का जो है खुराक हज़म नहीं हो रहा उसको देंगे। रिफ्लेक्स एज़ोफेजाइटिस है, मतलब किसी बंदे को जो है एज़ोफेगस का इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको आप दे सकते हो। पेन एंड बर्निंग विद पेप्टिक अल्सर,
अगर आपको स्टमक में पेन हो रहा है या फिर जलन वगैरह हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो उसको आप देख सकते हो। या फिर आप पेप्टिक अल्सर में भी दे सकते हो। अगर आपको स्टमक में जो है अल्सर हो रहा है, ज़ख़म हो रहे हैं, तो आप उसके लिए एंटासिड्स दे सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन हालात में आप नहीं दे सकते? अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर ऑफ अननोन रीजन, किसी भी रीजन में आपको ओरिजिन में आपको पेन हो रहा है एब्डोमेन में, ठीक है, तो आप नहीं देंगे। रेनल फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उसको बहुत ज़्यादा कम मकदार में देंगे, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम होते हैं। हार्ट पेशेंट को भी आप ये नहीं दे सकते, ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं और जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये याद रखने ज़रूरी है। एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या हो सकते हैं कि आपको एंटासिड इस्तेमाल करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है, अगर आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाले ड्रग, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। हाइपोफॉस्फेटीमिया, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो सकता है। अच्छा, ये इसमें फास्फोरस आप कह सकते हैं कि लेवल कम हो जाता है। हाइपोमैग्नीशियम में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है। इंक्रीज सोडियम कैन कॉज एडीमा एंड CHF। सोडियम बाइकार्बोनेट के ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो आपको एडीमा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है एडवर्स इफेक्ट में। ड्रग इंटरेक्शन क्या है? एंटासिड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स और सोक्रल फैट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आयरन और आयोनाजाइड एंड टेट्रासाइक्लाइंस, इनके जो है एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। सिंपल ये कि जितने भी ड्रग्स के नाम दिए गए हैं आगे, एंटासिड जो है आइसोनियाजेड और टेट्रासाइक्लाइंस और बहुत सारे आपको दिए गए हैं, तो इनके जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको कम कर देते हैं। अगर आप ये दोनों मतलब एक साथ लेते हैं तो एंटासिड जो बाकी ड्रग्स होते हैं वो आपके बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे अगर आप एंटासिड्स के साथ लेते हैं। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है कि गिव एंटासिड एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर मील, खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद आपने देने मरीज़ को, एंड 1 आवर अपार्ट फ्रॉम एंटेरिक कॉटेड टेबलेट्स। ऑलवेज गिव कम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप देंगे तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप कम्बिनेशन में देंगे, मतलब एक साथ देंगे, बिकॉज दे मेक अ बैलेंस। कंस्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विद लेक्सेटिव, क्योंकि वो एक बैलेंस बनाते हैं, एक तरीके के काम करते हैं। लेक्सेटिव ड्रग्स के थ्रू आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये एक साथ देंगे। गिव प्री कॉशियसली टू किडनी और हार्ट पेशेंट। अगर आपका जो पेशेंट है वो हार्ट पेशेंट है या फिर किडनी पेशेंट है, तो उसको बहुत एहतियात के साथ देंगे। चेक एंटासिड लेवल फॉर सोडियम कंटेंट एंड यूज़ ओनली लो सोडियम प्रिपरेशन। एंटासिड के लेवल आपने देखने हैं और ज़्यादातर वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं एंटासिड के जिसमें सोडियम लेवल बहुत कम हो। टीच द पेशेंट टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स सच ए स्मोकिंग। आपने पेशेंट को ये बताना है कि स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल, कैफीन, एनसेड वगैरह जो होते हैं, जो पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं, कि आपने ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ठीक है, ये आपने पेशेंट को बतानी है। यहाँ पे ये एंटासिड्स तक क्लोज़ कर देते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।